जय हिंद। देखिए इस वीडियो में हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। इससे पहले यानी पार्ट 1 में हमने बताए थे आपको नीड, वांट और डिजायर का डिफरेंस बताए थे, परचेजिंग पावर क्या होता है इसको बताए थे, और टाइप्स ऑफ डिमांड में बताए थे ज्वाइंट डिमांड, डायरेक्ट और डिराइव डिमांड और कंपोजिट डिमांड क्या होते हैं। आज हम देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड, डिटर्मिनेंट को ही बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। देखिए एग्जाम में जनरली आपको फैक्टर जो पूछता है वो अगर 2 मार्क्स का पूछता है तो आपको 3 फैक्टर लिखने होते हैं, अगर 5 मार्क्स का पूछता है तो आपको 6 फैक्टर लिखने होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है। पहला फैक्टर है कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कोई भी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो उसका जो डिमांड होता है वो गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेन है उसका MRP 15 रुपये है तो उसका जो डिमांड है वो 5 लोग कर रहे हैं, यानी 15 रुपये का जो कॉलम है उसको 5 लोग खरीद रहे हैं। 10 रुपये का जो कॉलम है उसको 7 लोग खरीद रहे हैं। 5 रुपये का जो कॉलम है उसको 9 लोग खरीद रहे हैं, और 3 रुपये का जो कॉलम है उसको 12 लोग खरीद रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा प्राइस कम हो रहा है, देखिए डिमांड वैसे ही बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस देखिए ये 15 से 10 हुआ तो डिमांड 5 से 7 क्या हुआ, राइज अप हो गया, यानी ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए ये 15 से 10 तो ये 5 से 7, ये घट रहा है, प्राइस घट रहा है। तो जब प्राइस घट रहा है, जब प्राइस घट रहा है तो हमारा जो डिमांड है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। यानी प्राइस और डिमांड में जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्सली रिलेशनशिप है। ठीक है, यानी प्राइस बढ़ेगा तो हमारा डिमांड घटेगा, अगर डिमांड हमारा बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर हो गया कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सेकंड है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखिए सपोज कीजिए कि आपका जो पहले इनकम था, पहले आपका इनकम था 20,000 रुपया। ठीक है, आपका जो पहले इनकम था वो मिलता था 20,000 रुपया। ठीक है, तो जब 20,000 मिलता था तो आप खरीदते थे 1 किलो आम, 1 किलो आम खरीदते थे। जब आपका पेमेंट कब कितना था, 20,000 रुपया। अब 20,000 से बढ़कर आपका पेमेंट हो गया 50,000 रुपया, तो आम आप कितना आप खरीदेंगे, 2 किलो खरीदेंगे। जब आपका पेमेंट था 20,000 रुपया तो आप आम खरीदते थे 1 किलो, आपका पेमेंट हो गया 50,000 तो आप खरीदने लगे 2 किलो। यानी अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है। 20,000 से 50,000 तो 1 किलो से 2 किलो, यानी अगर किसी का इनकम बढ़ जाएगा तो वो डिमांड भी बढ़ जाएगा। यानी इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, तो देखिए इसमें तो इन्वर्स रिलेशन है, प्राइस और जो डिमांड है ये तो इन्वर्स है लेकिन ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, अगर डिमांड घटेगा तो प्राइस भी घटेगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपका इनकम है 20,000 रुपया, ठीक है, और आप 1 किलो आम खरीद रहे थे और आपका जो इनकम है वो बढ़कर हो गया 50,000 रुपया, तो आप कितना आम खरीदेंगे, 2 किलो खरीदेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, अगर इनकम आपका बढ़ेगा तो आप डिमांड भी बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मीन्स क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर गुड्स जो है, अब ये 2 प्रकार के गुड्स होते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आप समझते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। देखिए सब्स्टिट्यूट मैथ में अपने पढ़े होंगे, इक्वेशन ऑफ, ये लाइन ऑफ इक्वेशन, सॉरी इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट, यानी हम शकल बोल सकते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं पेप्सी। अब सपोज कीजिए कि गए मार्केट में पेप्सी पीने और पेप्सी का दाम बढ़ गया। पहले इसका दाम था 50 रुपया, अब बढ़कर हो गया इसका 100 रुपया, अब बढ़कर हो गया इसका 100 रुपया। पेप्सी का पहले दाम था 50 रुपया, अब बढ़कर हो गया 100 रुपया। तब क्या पियेंगे आप, कोको कोला पी लेंगे, कोको कोला पी लेंगे जिसका MRP कितना है, 50 रुपया। यानी इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, कोको कोला। अगर पेप्सी महंगा है तो कोको कोला पी लेंगे, अगर चाय महंगा है तो कॉफ़ी पी लेंगे, कॉफ़ी महंगा है तो चाय पी लेंगे। ठीक है, पेप्सी महंगा है तो कोको कोला पी लेंगे, कोको कोला भी महंगा है तो थम्स अप पी लेंगे, थम्स अप भी महंगा है तो माउंटेन ड्यू पी लेंगे, माउंटेन ड्यू भी
महंगा है तो फ्रूटी पी लेंगे, यानी बहुत सारा सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? कोको कोला। और टी का सब्स्टिट्यूट क्या है? टी है। अगर टी महंगा हो गया तो आप कॉफ़ी पी लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कॉफ़ी महंगा है तो टी पी लेंगे, यानी इसका सब्स्टिट्यूट ये हो गया, पेप्सी का सब्स्टिट्यूट ये हो गया। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब एक बचा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। मैथ में आपने पढ़े होंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी दो चीज़ को, जो दो नंबर को अगर हम जोड़ दें तो वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी है। देखिए मार्कर हम लिख रहे हैं ना, मार्कर, मार्कर और इंक, ये दोनों आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर मार्कर है और इंक, सपोज कीजिए कि भारत में इंक ही नहीं है तो ये मार्कर का कोई वैल्यू रहेगा? नहीं रहेगा। उसी तरह टेनिस बॉल, अगर टेनिस केवल है और टेनिस पर खेलने वाला बॉल ही नहीं है तो क्या हो गया? तो दोनों मिलकर बनता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। उसी तरह बैट बॉल, सिर्फ बैट ही है, बॉल है ही नहीं, तो खेल होगा? नहीं होगा। तो उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यानी एक दोनों क्या है? ज्वाइंट है। कार पेट्रोल, अगर कार है और पेट्रोल नहीं है तो कार का क्या होगा? लेकर ऐसे ही रखे रहेंगे। ठीक है, तो कार और पेट्रोल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। यानी दोनों आपस में है, अगर मिल गए तब वो जो कमोडिटी है उसका यूज है। ठीक है, अगर दोनों को सेपरेट कर दें और दोनों को अलग अलग यूज करें तो अलग अलग यूज नहीं है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, कार एंड पेट्रोल, इंक एंड मार्कर। ठीक है, अब समझते हैं हम नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखिए बहुत सारे लोग अगर जावा फ़ोन खरीद लेते हैं तो आप जब मार्केट में जाते हैं तो आप समझते हैं कि नहीं, सबसे हम अलग खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि दिखाना है। ठीक है, दिखाना है क्या है? हम जावा नहीं लिए हैं, देखो ना ये लिए हैं। ठीक है, वीवो 11 प्रो, क्या ओप्पो 11 प्रो को हमको याद ही नहीं है। ठीक है, तो जावा से कहाँ आप शिफ्ट हो गए? दूसरे फ़ोन पर हो गए, आईफोन ले लिए। ठीक है, तो आपका जो टेस्ट है वो बदल गया। सर आप क्या माइंड में आपका क्या आ गया कि सारे लोग जावा फ़ोन लिए हैं, अब हम उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, जो देखो सो सब तो जावा लिया है, हम थोड़ा अलग लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस इसी को बताता है कि आप जावा फ़ोन से किधर शिफ्ट हो गए? आईफोन की तरफ से। तो जावा फ़ोन का क्या होगा? डिमांड गिर जाएगा और आईफोन का डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये भी डिमांड को इफेक्ट करता है। उसके बाद है एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइस। देखिए अगर ये मार्कर है और मार्कर का दाम हो गया है 40 रुपया अभी प्रेजेंट में, तो अब हम क्या करेंगे? वेट करेंगे कि कब इसका मार्कर का प्राइस गिरे तो हम जाकर खरीदें। आपको एग्जांपल देते हैं, दिवाली के समय फ्रिज, एसी, कूलर, टीवी सब पर बड़ा डिस्काउंट देता है। तो सारे लोग ना टुकुर ऐसे देखता रहता है कहाँ ऑफर मिलता है, कहाँ ऑफर मिलता है कि जाकर खरीदे। ठीक है, तो जहाँ भी ऑफर मिलता है जाकर खरीद लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? वेट करते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अनुमान लगाते हैं कि नहीं दिवाली के बाद डिस्काउंट मिलेगा, उस समय डिस्काउंट मिलेगा तब जाकर हम खरीदेंगे। तो उसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है हमारा पॉपुलेशन। अब सपोज कीजिए कि कोई एरिया है और यहाँ पर औरत ज़्यादा है। ठीक है, कोई एरिया है और यहाँ पर औरतों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर किस चीज़ का डिमांड होगा? साड़ी का डिमांड होगा कि नहीं होगा? ज्वेलरी का डिमांड होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ज्वेलरी का डिमांड होगा। अब ज्वेलरी देखो, लड़की सब का क्या है, यहाँ ये इसको लाइबिला बोलते हैं, इस पर भी इसमें कान छेदवा लेती है। और बहुत सारी लड़कियाँ तो यहाँ तक छेदवा लेती है, यहाँ तक। और छेदवाने में क्या लगता है पता नहीं, 100 रुपये की कितना लगता है। और जिसको पहनाना होता है ना वो ऐसा क्या है। ठीक है, छेदवाने में कुछ है नहीं है। ठीक है, जिसको पहनाना है वो अब समझेगा। तो पॉपुलेशन में बताएं कि अगर जहाँ देखिए कोई एरिया है वहाँ पर बहुत सारी औरतें हैं तो वहाँ का डिमांड क्या हो जाएगा? बहुत सारा साड़ी का डिमांड होगा, ज्वेलरी का डिमांड होगा। ठीक है, तो अब ज्वेलरी में सोना, चांदी, बहुत सारे और भी वैरायटी का डिमांड यहाँ पर बढ़ जाएगा। वेदर कंडीशन बताइए। अब देखिए विंटर में क्या होगा? वुलन क्लॉथ का डिमांड होगा, हीटर का डिमांड होगा। वहीं समर सीजन में किसका डिमांड होगा? आइसक्रीम, कूलर, एसी। ठीक है, तो ये सब का डिमांड होगा। ठीक है, तो वेदर भी कहीं ना कहीं हमको इफेक्ट करता है। एक और आपके बुक में दिया है गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर सपोज कीजिए कि आप ट्रक पर कॉपी ले जा रहे हैं और रोड पर ही आपको टैक्स बहुत ज़्यादा ले लिया, एक्साइज ड्यूटी, तो सेल टैक्स, तो
ये टोल प्लाजा बहुत सारा टैक्स ले लिया, तो अब जब टैक्स ले लिया तो आप उस कॉपी को महंगा बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसी भी डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए देखते हैं डिमांड कर्व क्या होता है। इससे पहले हम पार्ट 1 में डिमांड शेड्यूल बता देते हैं। देखिए जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी को, उसी को बोलते हैं हम लोग डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल दो प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। दोनों को हम डायग्राम के साथ आपको बता दिए थे पार्ट 1 में। अब देखते हैं डिमांड कर्व क्या होता है। देखिए द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी इज कॉल्ड डिमांड कर्व। और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन अगर हो जाएगा तो उसको बोल देंगे हम क्या, डिमांड शेड्यूल। अगर ग्राफिकल हो जाएगा तो उसको बोल देंगे डिमांड कर्व। यानी फिर से समझते हैं, देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस और क्वांटिटी तो उसको बोलेंगे डिमांड कर्व। और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, टेबल के माध्यम से अगर प्राइस और क्वांटिटी को हम दिखा रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो देखिए अब डिमांड कर्व क्या होता है। देखिए ये हो गया, सपोज कीजिए कि कोई भी प्राइस है तो प्राइस P और ये P1 हो गया, और कोई क्वांटिटी है M और M1। तो देखिए जब प्राइस P था तो हम क्वांटिटी M खरीद रहे थे, ठीक है, और जब प्राइस P1 हुआ तो हम जो क्वांटिटी है उसको हम M1 खरीदने लगे। ठीक है, जो संख्या है नंबर ऑफ क्वांटिटी वो क्या हो गया हमारा M1। कब, जब हमारा प्राइस हो गया P1। ठीक है, तो ये जो बना इससे अटैच होकर ये जो बना इसी को बोलते हैं डिमांड कर्व। इसी को क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिमांड कर्व, यानी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी इज कॉल्ड डिमांड कर्व। चलिए देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड, देखिए लॉ ऑफ डिमांड सिंपली यही कहता है कि अगर कोई चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसका जो डिमांड है वो घटता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर किसी क्वांटिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसका जो डिमांड है वो घटता है। अगर प्राइस किसी कमोडिटी का घटता है तो उसका जो डिमांड है वो बढ़ता है। बेसिकली यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है, यानी जो प्राइस और ये डिमांड का रिलेशन है वो इन्वर्सली रिलेशन है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, यानी when the price of any commodity will be rises, its demand will be fall down, and its price will be fall down, its demand will be rises। ठीक है, it is known as law of demand। चलिए अब बात करते हैं एक्सटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है। देखिए जब हम सपोज कीजिए कि कोई कलम है, ठीक है, और कलम का दाम क्या हो गया, घट गया। इस कलम का दाम घट गया तो हम इसका जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स कि कोई चीज़ का अगर दाम घट गया तो हम उसको ज़्यादा खरीद लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं एक्सटेंशन। और जब कोई चीज़ किसी कमोडिटी का दाम बढ़ जाता है तो हम उसको थोड़ा सा खरीदते हैं, उसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। फिर से समझते हैं, देखिए अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया तो हम उसको क्या करते हैं, जब प्राइस उसका बढ़ जाएगा तो हम उसको कितना खरीदेंगे, थोड़ा सा कम खरीदेंगे, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। और किसी का प्राइस घट गया तो उसको हम ज़्यादा खरीदेंगे तो उसी को बोलते हैं हम एक्सटेंशन। ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं कि डिमांड शिफ्ट क्या होता है। चलिए देखिए इंक्रीज इन डिमांड, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डिमांड में इंक्रीज की बात करें तो जो शिफ्ट होगा वो होगा राइटवर्ड साइड में। राइटवर्ड बोले तो अपवर्ड। जब भी डिमांड हमारा इंक्रीज होगा तो जो शिफ्ट होगा वो राइट साइड में होगा, और जब भी डिमांड हमारा डिक्रीज होगा तो जो शिफ्ट होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए, ये क्वांटिटी और ये प्राइस का हमने ग्राफ लिया है। जब हमारा प्राइस P था तो क्वांटिटी Q था। ठीक है, अगर प्राइस हमारा P था तो क्वांटिटी Q था, और जब प्राइस हमारा यही सेम रहा और डिमांड बढ़ गया Q1, प्राइस हमारा यही रहा, प्राइस सेम है और क्वांटिटी का जो डिमांड है वो बढ़ गया, यानी Q से हमारा जो डिमांड है वो Q1 हो गया, लेकिन प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। प्राइस क्या है,
कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड हमारा बढ़ गया। प्राइस हमारा नहीं बढ़ा लेकिन डिमांड हमारा बढ़ गया। ये पहले वाला डिमांड था, यहाँ से देखिए ये फर्स्ट, और ये डिमांड है, ये दूसरा डिमांड बढ़ गया। तो ये देखिए, तो ये राइट साइड में नहीं शिफ्ट हुआ, राइट साइड में नहीं शिफ्ट हुआ, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ से यहाँ, तो राइट साइड में ना शिफ्ट हुआ। यानी प्राइस हमारा क्या रहा, कांस्टेंट रहा, डिमांड बढ़ गया। पहले क्यू था अब Q1 हो गया, प्राइस हमारा क्या रहा, कांस्टेंट रहा। ठीक है, और ये जो शिफ्ट हुआ वो राइट साइड में हुआ। ठीक है, ये राइट साइड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, क्वांटिटी हमारा Q है, प्राइस हमारा P है। ठीक है, जब प्राइस हमारा P था तो क्वांटिटी हमको Q मिल रहा था, लेकिन प्राइस हमारा P1 हो गया तो क्वांटिटी हमारा Q ही रहा। यानी क्वांटिटी हमारा यहाँ पर सेम हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, जब हमारा प्राइस P था, अगर किसी कमोडिटी, किसी गुड्स, कोई भी चीज़ का दाम P था तो वो Q मिल रहा था, Q नंबर ऑफ Q मिल रहा था। ठीक है, और जब उसका दाम बढ़कर P1 हो गया फिर भी वो Q मिल रहा है, फिर भी वो क्या मिल रहा है, Q मिल रहा है। यानी किसी चीज़ का सपोज कि 20 रुपये में ये मार्कर 1 मिल रहा है, 40 रुपये इसका दाम हो गया फिर भी मार्कर 1 ही मिल रहा है। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा है कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस P था तो क्वांटिटी Q मिल रहा था, P1 हो गया तो ये हमारा जो Q है वो Q ही मिला। ठीक है, यानी ये क्या हुआ, अपवर्ड शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। पहले यहाँ था, अब ये थोड़ा सा राइट साइड में गया। ठीक है, यानी ये हमारा थोड़ा अपवर्ड गया। तो वही ना बताया कि जब भी इंक्रीज इन डिमांड होगा तो ये या तो राइट साइड, और राइट साइड को ही हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज इन डिमांड हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है जब भी इंक्रीज इन डिमांड होगा तो शिफ्ट पूछेगा तो आपको बताना है कि राइट साइड में, यानी राइट वर्ड। ठीक है, अब देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड। चलिए अब देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड। देखिए, जब भी डिक्रीज इन डिमांड की बात करें, शिफ्ट की बात करें, तो जब डिक्रीज डिमांड में होगा तो वो शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड में, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए कैसे, एग्जांपल देखिए ग्राफ के मदद से। जब सपोज कीजिए कि एक समोसा है और समोसा का दाम है 5 रुपया, तो जब समोसा का दाम 5 रुपया था तो हमको समोसा मिल रहा था 1, और जब 5 ही रुपया रहा तो अब देखिए, जब समोसा का दाम 5 रुपया था तो हमको समोसा मिल रहा था 2, लेकिन समोसा का दाम 5 ही रहा, लेकिन अब मिलने लगा हमको 1। यानी क्या हुआ, डिमांड में हमको कमी हुआ। पैसा तो 5 ही रहा, 5 में पहले 2 मिलता था, अब 5 में हमको 1 मिल रहा है। यानी क्वांटिटी क्या हुआ, हमारा जो डिमांड है वो क्या हुआ, वो थोड़ा सा जो क्वांटिटी है उसमें चेंजिंग हो गया। नहीं समझ में आया, देखिए फिर से। ये पैसा P यानी प्राइस है, किसी भी कमोडिटी का प्राइस है, तो अब हमको क्वांटिटी मिल रहा था Q, लेकिन प्राइस P ही रहा, लेकिन क्वांटिटी हमारा कम मिलने लगा, यानी Q1 मिलने लगा। तो ये देखिए, तो Q से Q1 शिफ्ट नहीं हुआ, यानी यहाँ से यहाँ ये किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड में है, तो इसी को बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, ये यहाँ से देखिए यही शिफ्ट हो, पहले यहाँ पर था, अब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वांटिटी तो हमको Q मिला, क्वांटिटी में हमारा क्या है Q। जब 5 रुपये को 1 समोसा मिल रहा था, ठीक है, 5 रुपये का 1 समोसा मिल रहा था, और जब हमारा 10 रुपया हो गया फिर भी हमको 1 ही समोसा मिल रहा है। जब 5 रुपया था तो 1 समोसा मिल रहा था, अब 10 रुपया हुआ तो अब फिर भी हमको 1 ही समोसा मिल रहा है। यानी क्वांटिटी यानी डिमांड यानी समोसा का संख्या हमारा कांस्टेंट रहा, प्राइस हमारा चेंज होते गया। ठीक है, पहले देखिए, पहले हमारा ये था, अब ये हमारा शिफ्ट इधर हो गया। ठीक है, यानी ये हमारा पहले ये था, ये लाइन, लेकिन अब ये क्या हुआ, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। तो इसी को बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। अब सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जो एग्जाम में बहुत पूछता है, उसको देखते हैं। बात करते हैं एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड। पहला है इग्नोरेंस। देखिए, इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसका प्राइस हाई रहता है। ठीक है, तो लोग क्या सोचते हैं कि जिसका प्राइस हाई रहता है उसका क्वालिटी भी हाई होगा। ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर को ठगा भी जाता है। वो सोचते हैं कि अरे यार पैसा लग रहा है तो सामान भी तो है। ठीक है, जैसा पैसा लगा उसका वैसा ही क्वालिटी होगा। ये हमेशा ट्रू नहीं होता है।
क्वालिटी बहुत ख़राब होता है, पैसा आपसे बहुत ज़्यादा ले लेता है कंपनी वाला आपको धोखे से, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं इग्नोरेंस, ठीक है। इग्नोरेंस का मतलब क्या हुआ कि हमेशा हाई प्राइस का जो क्वालिटी होता है वो A1 का नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी आपको ठगने के लिए भी वो क्वालिटी कम मतलब ख़राब दे देता है, ठीक है। आपको लगता है कि यार पैसा लग रहा है तो क्वालिटी भी बहुत अच्छा देगा, ठीक है, पैसा इतना दिए हैं तो क्वालिटी भी बहुत अच्छा देगा, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है स्पेक्युलेटिव इफेक्ट। स्पेक्युलेटिव का मतलब होता है कि अनुमान लगाना। हम अनुमान लगाते हैं, अच्छा भविष्य में ये हो सकता है, ठीक है। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई चीज़, या सपोज कीजिए कि कोरोना था। कोरोना में क्या हुआ कि दवा का जो प्राइस था वो बढ़ने लगा, तो लोग क्या करने लगे, और ख़रीदने लगे, उसको खरीदने लगे कि नहीं। पैरासीटामोल, $0 SP, ठीक है, डोलो, इस सब का क्या हुआ, और बिक्री होने लगा। जितना इसका प्राइस बढ़ने लगा इसको और लोग खरीदने लगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्पेक्युलेटिव इफेक्ट, यानी प्राइस बढ़ रहा है तो लोग इसको और खरीद रहे हैं, और जैसे ही इसका प्राइस गिरेगा तो लोग बोलेंगे अच्छा रुक जाते हैं, थोड़ा और गिर जाने दो फिर खरीदेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव इफेक्ट। समझ में आया? यानी जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो लोग भी इसका डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अच्छा लाइए, प्राइस और बढ़ गया और डिमांड होने लगा। और जैसे ही इसका प्राइस गिरा तो लोग अब देख रहे हैं अच्छा इतना गिरा है और थोड़ा गिरेगा तो अब हम इसको खरीदेंगे। तो इसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव इफेक्ट, गिफेन पैराडॉक्स। देखिए गिफेन पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, इसको किसने बताया था, तो रॉबर्ट गिफेन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। एक यूके में फैमिली रहता था, उस पर एक्सपेरिमेंट ये किए थे। हुआ था क्या कि देखिए जो गिफेन पैराडॉक्स का मतलब सिंपली है इन्फीरियर गुड्स, यानी बहुत कॉस्टली गुड्स नहीं होंगे। अब सपोज कीजिए आपको एग्जांपल दे रहे हैं, एक है ब्रेड मीन्स रोटी, और एक है मीट और एक है ब्रेड। हम इसको 5% ब्रेड पर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं और इस पर करेंगे हम 25%, ठीक है। तो देखिए जैसे ही ब्रेड का दाम गिरेगा तो हम इसका डिमांड क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है। अच्छा 5%, तो हम अब इसका डिमांड सिर्फ करेंगे, हम इस पर 3% ही खर्चा करेंगे। जैसे ही इसका डिमांड गिरेगा हम इस पर 3% ही करेंगे, अब इस पर कर देंगे हम कितना, 27%। और जैसे ही इसका डिमांड बढ़ गया, ठीक है, ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, इसका जैसे ही प्राइस गिरा हम इसका डिमांड कम कर दिए, जिससे इसका प्राइस बढ़ा हम इसका डिमांड बढ़ा दिए। बोला कि यार ब्रेड ही खरीद लेते हैं, इसको 10% कर दिए, इसको 20% कर दिए। यानी मीट का जो पैसा था हम ब्रेड पर ही लगाने लगे। जब ब्रेड का जो प्राइस है वो बढ़ने लगा तो हम मीट ना खाकर ब्रेड ही खरीदेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेबर वर्क, ठीक है, जो मजदूरी करते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेड ही खाते हैं, ठीक है। पहले कभी कल हफ्ता में मीट खा लिए तो मीट का भी पैसा ब्रेड में ही लगा देते हैं अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ गया। इसी को बोलते हैं गिफेन पैराडॉक्स, यानी इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का मतलब होता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा, और जब प्राइस गिरेगा तो उसका डिमांड भी गिरेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गिफेन पैराडॉक्स। उसके बाद होता है फियर ऑफ शॉर्टेज। लोग को लगता है कि यार भविष्य में इसका कमी होगा। जैसे अब सपोज कीजिए कि आपसे कहा जाए कि आलू या तेल, सरसों का तेल आने वाले समय में बहुत महंगा बिकेगा या रहेगा ही नहीं, ख़त्म हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी उसको खरीद कर रख लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि भविष्य में इसका प्राइस बढ़ने वाला है। तो उसी को बोलते हैं फियर ऑफ शॉर्टेज। उसके बाद आता है प्रेस्टिजियस गुड्स एंड वेवलेंथ इफेक्ट। देखिए प्रेस्टिजियस गुड्स क्या होता है, ये एक स्टेटस सिंबल होता है। अगर हम धनी है, बहुत धनी है, तो हम क्या खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, ऑडी खरीदेंगे, ऑडी बेचकर जैगुआर खरीदेंगे, उसको भी बेच देंगे तो BMW खरीदेंगे। तो ये हमारा क्या दिखाता है, स्टेटस सिंबल दिखाता है। हम दूसरों को दिखाने के लिए कभी ये गाड़ी बेचकर वो गाड़ी ला रहे हैं, कभी वो गाड़ी बेचकर ये गाड़ी ला रहे हैं, कभी ज्वेलरी खरीद रहे हैं, कभी 1 किलो सोना खरीद कर ला दिए, तो लोगों को बहुत धनी है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सोना चांदी का वो बना लेते हैं नकली और लाद लेते हैं, ऐसे निकाल कर चलते हैं शान से, ठीक है, दिखाने के लिए लगता है उनको कि बस, ठीक है। तो प्रेस्टिजियस गुड्स एक स्टेटस सिंबल होता है, ठीक है, लोग दिखाने के लिए खरीदते हैं। कभी कार, महंगा कार खरीद लेंगे, ज्वेलरीज खरीद लेंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं वेवलेंथ इफेक्ट। इसको कौन बताया था, थॉर्स्टियन बंडी वेवलेन ने
बताया था। ये क्या है, एक स्टेटस सिंबल है, बहुत महंगा महंगा खरीदना, कार खरीद लिए, ज्वेलरी खरीद लिया। अगर देखिए कार का प्राइस बढ़ जाएगा ना तो जो धनी लोग हैं उसको नहीं खरीदेंगे, वो तो लेबर भी खरीद लेता है, हम नहीं खरीदेंगे उसको, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, एक स्टेटस सिंबल दिखाता है। उसके बाद दिखाता है कन्फेसियस नेसेसिटी। देखिए ये क्या होता है, अभी का एग्जाम्पल देते हैं, टीवी और स्कूटी, एसी, कूलर, अब वो हमारे जीवन का एक अंग बन गया है, ठीक है। अब हम उसको, वो हमारे लिए क्या हो गया, नेसेसिटी, बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर हमारे पास बाइक नहीं रहेगा तो हमारा जीवन लगता है कि एकदम खाली है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब साइकिल कोई चलाना चाहता है, कोई नहीं चाहता है, सब बाइक। अगर बाइक खरीदा गया तो अब BMW खरीदने का फेरा में लगा है, वो भी अपने बाप का पैसा से। अरे खुद BMW खरीद लेना तब दिखाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कॉन्फिशियस नेसेसिटी अब क्या हो गया कि देखिए कार हो गया, टीवी हो गया, हमारा वॉशिंग मशीन्स हो गए, तो ये अब हमारे नेसेसरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक आता है बैंडवागन इफेक्ट। ये क्या होता है, ये भी एक स्टेटस सिंबल ही होता है, लेकिन एक ग्रुप के लिए होता है। फॉर एग्जांपल कि देखिए, इफ़ ए स्टूडेंट फ्रेंड्स कीप कॉस्टली स्मार्टफोन, अगर मेरा दोस्त कोई स्मार्टफोन रखता है तो हम क्या चाहेंगे कि यार हम भी स्मार्टफोन लें। क्यों? क्योंकि तभी ना उसको टक्कर है, तुम ही सिर्फ स्मार्टफोन नहीं रखता है, हम भी रखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वही एग्जांपल दे रहे हैं कि इफ़ ए स्टूडेंट फ्रेंड की कॉस्टली स्मार्टफोन, अगर मेरा फ्रेंड कोई भी है और वो स्मार्टफोन, बहुत महंगा स्मार्टफोन रखता है, ठीक है, विथ देम, देन द स्टूडेंट में ऑल्सो लाइक टू हैव कॉस्टली स्मार्टफोन। क्यों? क्योंकि जस्ट टू शो द बिलोंगिंग टू द ग्रुप, मैं भी तेरे ही ग्रुप का हूँ, ठीक है। तो इस यही है हमारा एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इसको बार बार देखिएगा, ठीक है। इसमें एक दो क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। इससे पहले सेमेस्टर एग्जाम था तो उसमें क्या था, बहुत बच्चों को छूट मिल गई थी, लेकिन अब आपका सिंगल एग्जाम होगा। आप मन से पढ़िए और इतना पढ़िए ना चारों तरफ धुआं धुआं हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि पढ़ना ही एक रास्ता है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।